दोस्तों, तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट जो क्लॉजेज हैं वो डिस्कस किया जाएगा इस कंटेंट के अंदर, और कुछ मिसलेनियस है उसके साथ साथ वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट आपको फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा इसके अंदर, फ्री रिजर्व्स कवर हो जाएगा इसके अंदर, गवर्नमेंट कंपनी कवर हो जाएगा इसके अंदर, और साथ में कुछ और होल्डिंग कंपनी और रिलेटेड बातें हैं वो भी इसके अंदर कवर होंगी। ठीक है ना। सबसे पहले शुरू करते हैं फाइनेंशियल ईयर से। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लॉज। कई बार इसके ऊपर सवाल भी आया हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर को किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, इसके ऊपर कैसे शॉर्ट नोट लिखोगे। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है इन जनरल हमें सबको पता होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो माना जाता है कब, जब हमारा पीरियड खत्म हो जाएगा 31 मार्च को हर साल, तो वहां हम कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हो गया। लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर सपोज करो कोई कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई 1 जनवरी या उसके बाद, ठीक है, और 31 मार्च से ऑब्वियसली पहले, तो उस केस में जो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड माना जाएगा वो उस साल का 31 मार्च नहीं माना जाएगा, उसके अगले साल का 31 मार्च माना जाएगा। मतलब कि सपोज करते हैं कि 1 जनवरी 2020 को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसके लिए जो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो कब होगा, वो 31 मार्च 2020 को नहीं होगा, वो 31 मार्च 2021 को होगा। मतलब जो उसका पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो 12 महीने का नहीं बनेगा, वो 15 महीने का बनेगा। ठीक है। तो इन दिस केसेस जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 12 महीने से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 15 महीने तक जाएगा। मतलब फरवरी में हुआ तो सपोज 14 महीने का होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। ठीक है। साथ में क्या कहा गया है कि अगर कोई ऐसी बॉडी इनकॉर्पोरेट है जो सपोज करो कि मतलब कोई ऐसी कंपनी जिसकी की होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी जो है वो आपकी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हो रखी है, वहां से वो काम करती है, तो उस केस में वैसी कंपनी अगर इंडिया में है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे सकती है। ठीक है। और उनसे परमिशन ले सकती है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर वैसा रहे जैसा कि हमारी और होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी कर रही है। लेकिन साथ में एक क्लैरिफिकेशन क्या किया गया है कि कुछ कंपनीज होती है जिसको बोलते हैं हम आईएफएससी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। आईएफएससी का बेसिकली मतलब क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। ठीक है। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, उन कंपनीज को अगर वो है सब्सिडरी इंडिया में और उनकी होल्डिंग है आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में उनको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर सपोज होल्डिंग यहां है सब्सिडरी बाहर है, तो बाय एप्लीकेशन आप सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लोगे, चाहे तो वो आपको अलाउ करे चाहे तो अलाउ ना करे। बट इन केस अगर आप सब्सिडरी हो जो कि इंडिया में हो और आपकी होल्डिंग फॉरेन में है और आप जो काम करते हो वो करते हो आईएफएससी कंपनी का काम, तो उस केस में आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी अप्रूवल लेने की। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट में आपका ये 2 पॉइंट बताता है कि 31 मार्च, और वो 31 मार्च फॉलोइंग ईयर का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अगर 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ। सेकंड पॉइंट बताता है कि अगर आपका फॉरेन से कोई ऑपरेशन है, आप होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो या एसोसिएट कंपनी, तो उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जो भी मैनर है उस अकॉर्डिंग, और वो चाहेगी तो वो आपको अलाउ कर सकती है। अगला इसी के अंदर जो सेकंड प्रोविजो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है ट्राइब्यूनल के पास पहले से ही, इस एक्ट को आने से पहले से ही, तो उसको जो ट्राइब्यूनल है वो डिस्पोज ऑफ करेगा ही करेगा। ठीक है। जो भी उसको मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्पोज ऑफ करना ही पड़ेगा। साथ में क्या कहा गया कि अगर कोई कंपनी एग्जिस्टिंग है सपोज करो इंडिया में और वो कोई और फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, तो उसको कंपनीज एक्ट के अंदर अगर वो कवर है तो उसको 2 साल का टाइम दिया गया है कि कंपनीज एक्ट आने के 2 साल के अंदर अंदर आपको अलाइन कर लेना है। अलाइन मतलब कि इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर जाना है और इस अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। ये लास्ट प्रोवाइजो कहता है। जो इसका सेकंड यहां पे पॉइंट दिया गया था, इसको नीचे डिस्क्राइब किया गया है कि इन केस देयर इज आईएफएससी पब्लिक कंपनी या फिर स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, जिसका ये प्रोविजन आया था 2017 में, जो कि बताता है कि विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द सब्सिडरी मे बी सेम एज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। ठीक है। एंड अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, उस केस में अप्रूवल की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो फाइनेंशियल ईयर के ऊपर, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला आता है फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व आपको पता है कि वो सारे रिजर्व फ्री रिजर्व कहलाते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के पर्पस के लिए अगर कोई भी रिजर्व अवेलेबल है तो उसको हम फ्री रिजर्व कहते हैं। फ्री रिजर्व में बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, आपको बस ध्यान रखना है कि क्या कवर नहीं होता। तो क्या कवर नहीं होता, कोई भी अनरियलाइज्ड गेन है, मतलब किसी प्रकार का गेन या प्रॉफिट जो आपने बुक कर रखा है जो कि अभी रियलाइज नहीं हुआ। कोई नोशनल गेन है, मतलब एज्यूम बेस पे नोशनल गेन, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग करते हो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हो, तो वहां पे नोशनल गेन निकल के आता है, उस टाइप का कोई गेन है। या फिर रिवैल्यूएशन किया आपने एसेट को, उससे लेके कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व बना रखा है, तो वो भी आपका फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं होता। अगला सेकंड पॉइंट कहता है इसके अंदर कि अगर आपने चेंजेस किए हैं एसेट या लायबिलिटी को ताकि उसको फेयर वैल्यू में लाया जा सके। ठीक है। जैसे कि आप इंपेयरमेंट वाला एक चैप्टर पढ़ते थे, तो इंपेयरमेंट के अकॉर्डिंग या किसी भी तरीके से आपने उसको फेयर वैल्यू में लाने की कोशिश करी और उससे आपको कोई सरप्लस हुआ, तो वो सरप्लस भी आपका फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं बनता। ये 2 इसके अंदर प्रोविजन के अंदर बताया गया कि ये फ्री रिजर्व नहीं आएंगे। बाकी सारे रिजर्व जो कि अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके फ्री रिजर्व माने जाते हैं। अगला पॉइंट आता है
क्लॉज नंबर 45 जो कि बताता है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। अब गवर्नमेंट कंपनी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है कि कंपनी जिसमें कि 51% से कम, इसमें ध्यान रखना है, कई बार कंफ्यूजन होती है 50% से ज्यादा, नहीं जी, 50.5% भी होगा तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। 51 से लेस नहीं होना चाहिए, मतलब 51 हो या फिर उससे ज्यादा हो। किसके पास होनी चाहिए? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो कि इकलौती है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास किसी एक, या फिर कई स्टेट गवर्नमेंट को मिलके भी अगर 51 से ज्यादा है तो भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। ठीक है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर अगर एक्वायर कर रखे तो भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर एक्वायर कर रखे तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। तो इसको इस तरीके से लिखा गया है, देखो जरा, हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट, कुल मिला के उन्होंने 51% ज्यादा होल्ड कर रखा है। एंड इंक्लूड करेंगे अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है और उसने भी अगर होल्ड कर रखे हैं तो वो भी आपका इसी के अंदर कवर हो जाएगा। एग्जांपल में उन्होंने बस बेसिकली यही बताया हुआ है कि एक कंपनी जिसने 50% शेयर होल्ड कर रखे हैं, मतलब उस कंपनी के सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो आपका इसके अंदर कवर नहीं होगा क्योंकि 51% होना चाहिए, 50% नहीं चलेगा। होल्डिंग कंपनी को कुछ खास नहीं बताया यहाँ पे। होल्डिंग कंपनी बस बेसिकली कहा गया है कि होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसकी सब्सिडरी कंपनी होती है, ठीक है ना। मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी, मतलब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि उसकी सब्सिडरी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? होल्डिंग कंपनी कहेंगे। तो डेफिनेशन के अंदर कुछ खास बातें इसके अंदर नहीं है। इशूड कैपिटल क्या होता है? तो इशूड कैपिटल का मतलब है जो कंपनी ने इशू किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन, मतलब अपने टर्म सुने हुए, ऑथराइज कुछ होता है, इशूड कुछ होता है, सब्सक्राइब कुछ होता है, पेड अप कुछ होता है, कॉल्ड अप कुछ होता है, तो ये सारे सीक्वेंस में। तो इशूड का मतलब क्या होता है कि ऑथराइज का पार्ट है जो कि आपने इशू किया कि कंपनी जो पब्लिक है इसको सब्सक्राइब कर सकती है, सब्सक्राइब करेंगी तो वो सब्सक्राइब कैपिटल बन जाएगा। उसके बाद जितने आप पैसे मांगोगे वो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा और जितने वो उसमें अंदर से पे कर देंगे वो पेड अप कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो चलता है। नाउ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका पहले भी इसकी चर्चा में आया था, जब हमने सीईओ और सीएफओ की बात की थी, तो वहां पर हमने देखा था कि 251 में इसको डिस्क्राइब किया जाएगा और 203 में क्या था जो कि हमारा पार्ट नहीं है। तो जो 51 है 2 का 51 क्लॉज, वो क्या कहता है कि केएमपी जो है उसके अंदर कौन कौन लोग इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपका सीईओ हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, मैनेजर होंगे, वो केएमपी का पार्ट होता है। केएमपी को क्यों डिफाइन किया गया है? क्योंकि अभी आप ना आज इस वाले में तो नहीं, बट इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में देखोगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मतलब कि कोई भी अगर हरकतें होंगी कंपनी के अंदर, कोई भी डिफॉल्ट होगा, कोई भी नेग्लिजेंस होगी, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो वो जो रिस्पॉन्सिबल होगा वहां पे सीधा एक वर्ड लिखा जाता है केएमपी। तो केएमपी लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी लिस्ट यहाँ पे भी आएंगी ये सारे लोग ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो इसलिए केएमपी को आपको समराइज करना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लिस्ट डाउन में मांगा हुआ है कई बार कि बताओ जी केएमपी के अंदर कौन कौन से लोग कवर होते हैं, तो आपको बकायदा ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे वहां पे। तो नंबर 1 है सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर। अगला आता है कंपनी सेक्रेटरी, अगला आता है होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर कह रहा है, जब आप रिस्पॉन्सिबल में देखेंगे तो वहां सारे डायरेक्टर आ जाते हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ होल टाइम डायरेक्टर की। सीएफओ भी कवर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि अगर बोर्ड ने अपने डायरेक्टर से जस्ट नीचे लेवल का कोई डेजिग्नेशन का बंदा था जिसको कि उन्होंने कहा कि भैया तुम भी केएमपी हो, कौन कह रहा है? बोर्ड कह रहा है, तो वो भी कवर हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा है जो डायरेक्टर से लेवल के नीचे का बंदा है, तो वो केएमपी तो नहीं है, लेकिन बोर्ड ने उसको केएमपी बना दिया बाय राइटिंग। उसको होल टाइम एम्प्लॉयमेंट का बंदा था, उसको कहा कि जी तुम भी एज अ केएमपी काम करोगे, तो उसको केएमपी की डेजिग्नेशन दे दी बोर्ड ने, तो वो भी केएमपी के अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कोई और ऑफिसर जो भी प्रिस्क्राइब किया गया हो इस एक्ट के अंदर। लेकिन वही चीज है ये कि ये एक्सेप्शनल, एक एडिशनल पॉइंट होता है जो कि गवर्नमेंट अपने पावर के लिए रखती है कि कल को कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो वो कर सके। आज तक की बात करें तो आज तक इस वाले पॉइंट के अंदर कोई नहीं आया है, वो भी नीचे नोट के अंदर लिखा हुआ है कि हाउएवर टिल नाउ नो अदर ऑफिसर हैज बीन प्रिस्क्राइब, अभी तक कोई ऐसा ऑफिसर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपका केएमपी की लिस्ट है। आपको ये 6 बातें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला आता है लिस्टेड कंपनी। कुछ खास नहीं, आपको पता है लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है? जिसकी सिक्योरिटीज जो है वो लिस्टेड होती है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज के अंदर, उसे लिस्टेड कंपनी कहते हैं। मेंबर का मतलब क्या है? ये भी बहुत सिंपल है कि जो सब्सक्राइबर रहा हो मेमोरेंडम का, मतलब सब्सक्राइबर का क्या हुआ कि जब मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम एसोसिएशन जब फर्स्ट टाइम बनाया जाता है तो उस टाइम पे उसको कुछ सब्सक्राइबर रखे जाते हैं, तो वो सब्सक्राइबर जो है वो क्या कहलाएगा? मेंबर कहलाएगा। कोई और पर्सन जिसने राइटिंग में दे दिया जी मैं मेंबर बनने को तैयार हूं और कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो भी मेंबर है। जिसने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं वो तो है ही मेंबर। तो ये 3 कैटेगरी होती है जो कि आपके मेंबर में कवर हो जाते हैं। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? तो मेमोरेंडम का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी बनाती है कब? जब वो इनकॉर्पोरेट होती है, चाहे वो इस लॉ के अंदर बनाया हो चाहे पिछले लॉ के अंदर बनाया हो, वो सारा का सारा आपका मेमोरेंडम ही कहलाएगा। नेटवर्थ आता है। बेसिकली 2 टर्म और है जो हमें देखना है, नेटवर्थ और ऑफिसर। ऑफिसर इन डिफॉल्ट वाले को अगले में लेके चलेंगे क्योंकि वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा एरिया है। नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ का मतलब क्या है? तो आपने प्रैक्टिकली अपने अकाउंट्स के अंदर सीखा हुआ है कि नेटवर्थ क्या होते हैं। तो सारे शेयर कैपिटल जोड़ दो, सारे रिजर्व्स जोड़ दो,
सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वो जोड़ दो, कोई आपका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो वो भी जोड़ दो, मतलब सारे प्रॉफिट्स हो गए। कुछ आपके लॉसेस वगैरह होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह, तो उसको लेस कर दो, तो जो आपका फिगर निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, नेटवर्थ। पर ध्यान क्या रखना है कि इसके अंदर क्या नहीं इंक्लूड होता, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है वो इंक्लूड नहीं होता, कोई आपका जो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, कोई राइट बैक वगैरह है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह है, या अमलगमेशन से रिलेटेड में कोई रिजर्व आपने बनाया हुआ है तो वो भी इसके अंदर कवर नहीं होता। तो ये बस क्या कवर नहीं होता ये ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको पता है कि नेटवर्थ में क्या क्या चीजें आती हैं। अगला आता है लास्ट आपका ऑफिसर, आज का लास्ट है हमारा, कि ऑफिसर में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो कोई भी डायरेक्टर, मैनेजर या केएमपी, ये क्या है आपके ऑफिसर हैं, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके डायरेक्शन या जिसके एडवाइस से ये तीनों लोग काम करते हैं, जिसके एडवाइस से या जिसके डायरेक्शन से ये तीनों लोग काम करते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा ऑफिसर। ध्यान रखना जब भी ऐसी कोई एडवाइस या डायरेक्शन वाली बात आएगी ना, तो इसके अंदर एक बंदा छूट जाता है हमेशा, कौन, जो कि एडवाइस या डायरेक्शन या फिर कुछ ऐसी अपनी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है बोर्ड को या केएमपी को, लेकिन वो जो दे रहा है वो प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर दे रहा है, तो वो इसके अंदर कवर नहीं होता। मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में किसी की हेल्प कर रहा हो, किसी को एडवाइस दे रहा हो, तो वो इसमें कवर नहीं होता। बट अदर देन दैट कोई भी बंदा है तो वो इसके अंदर ऑफिसर के अंदर कवर हो जाएगा। ये ऑफिसर में ही नहीं, कई जगह पे आएंगी कि जहां पे कहा जाएगा कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने डायरेक्शन दिया हो जिसके बिहाफ पे उस डायरेक्शन को सुनते हुए इन्होंने कुछ परफॉर्म किया है, तो वो भी बंदा इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसे टाइम पे प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला बंदा कवर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हमने 59 क्लॉज तक आज और कवर किया, रिमेनिंग पोर्शन को लेंगे नेक्स्ट वाले में। चलिए तो इसको फिलहाल यहां से ब्रेक करते हैं।